तो हेलो परिंदों, कैसे हो आप लोग और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत और प्रक्रम, है ना। मैंने आपको पढ़ा दिया है ना। उसका जो पार्ट 1 जितने भी पार्ट हैं वो सारे चैनल की प्लेलिस्ट पर अपलोड है ना। तो क्या है कि उसमें एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है जैव प्रौद्योगिकी, जिसके कारण से हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं। आज उसी के बारे में पढ़ेंगे। अब वो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जहां तक है वो लगातार ना बोर्ड एग्जाम में आते हैं। अब पता है कैसे आते हैं, या तो एक एक नंबर में पूछ लेते हैं या फिर लॉन्ग में पूछ लेते हैं। चलो चाचा अब बताओ, देखो वो है हम जैव प्रौद्योगिकी में क्या पढ़ते हैं। जैव प्रौद्योगिकी में बेसिकली जो हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कि कोई एक जीव है। ये देखो, जैसे ये एक चाचा है, ठीक है, समझना, ये एक चाचा है और ये एक बैक्टीरिया है ना। देखो, इस चाचा के डीएनए को लिया और इस बैक्टीरिया के डीएनए को लिया और हमने चेक किया कि इनका डीएनए कौन सा अच्छा है। इस चाचा का इतना डीएनए अच्छा वाला है ना, ये इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। तो इस डीएनए के छोटे से खंड को बोलते हैं जीन। इस जीन को ले जाके इसके साथ ऐसे जोड़ दिया। ये देखो, ये इस चीज को हमने क्या बोला, इस चीज को हमने बोला रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पुनर्योगज डीएनए, है ना। जब एक डीएनए दूसरा डीएनए आपस में आकर के मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसी कारण यही है बायोटेक्नोलॉजी, फिर ये लक्षण इसमें आएंगे, है ना, अच्छा जीव हो जाएगा, यही है बायोटेक्नोलॉजी। अब हम ये देखते हैं, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो बायोटेक्नोलॉजी है ना, इस कोशिका के अंदर से हमने डीएनए को कैसे निकाल लिया। तो हमने ये है एक हमारी सेल, क्या है, सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है और ये यहाँ पे डीएनए है। तो सबसे पहले हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं लाइसोजाइम एंजाइम। कौन सा, लाइसोजाइम एंजाइम, ठीक है। सबसे पहला एंजाइम है हमारा लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है कि आप लोगों ने लेक्चर को देखा है तो वहां पर आप लोगों को पता है लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, कोशिका के सभी चीज को हटा देता है। बस जो केंद्र वो जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए वगैरह, उसी बस को छोड़ देता है। अब हमको मिल गया जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल के बाद अब आते हैं क्लेविंग एंजाइम। कौन से एंजाइम, क्लेविंग एंजाइम, ठीक है। अब आते हैं हमारे क्लेविंग एंजाइम। क्लेविंग एंजाइम 3 प्रकार के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्लेविंग एंजाइम 3 प्रकार के होते हैं। क्लेविंग एंजाइम क्या करते हैं, ये जो डीएनए हमको ये मिल गया ना, ये देखिए, ये जो हमको ये डीएनए मिला ना, इसको काटने का काम करते हैं। इसलिए क्लेविंग एंजाइम को हम लोग आणविक कैंची बोलते हैं या फिर इनको प्रतिबंधन एंजाइम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, आणविक कैंची बोलते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कट द डीएनए। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया हमारा एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। समझना, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम क्या होता है, ये है हमारा डीएनए, ये है हमारा 5', ये है 3', ये है 3', ये है 5'। अब देखो, आप आए हैं बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने, क्या पढ़ने, बायोटेक पढ़ने। तो बायोटेक पढ़ने से पहले हमारे में एक चैप्टर है ना, वंशागति का आणविक आधार, कि वंशागति का आणविक आधार क्या होता है। सबसे पहले आप उस चैप्टर को पढ़ लीजिए। उस चैप्टर का वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट पर देखने को मिलेगा। यदि आप क्लास 12th में है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, तो वो प्लेलिस्ट भी आपको चैनल की प्लेलिस्ट पर अपलोड है। उसका नाम है क्लास 12th बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नाम से, ठीक है। चलो यहाँ पे, तो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए के बाहरी खंडों को, यानी कि डीएनए के अंतिम छोरों को, यानी कि 5' to 3' को लेकर के काट देता है। यहां से ये देखो, ये काट दिया एक्सोन्यूक्लियस, ये देखो, ये काट के इसको अलग कर दिया। ये है, ये क्या करता है, हमारा डीएनए के बाहरी खंडों को काट के इसने अलग कर दिया। 3' को अलग, 5' को अलग, कट करके अलग कर दिया। ये कौन करता है, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम करता है। डीएनए को किनारों में काटता है एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है। समझना, बहुत समझने वाली बात है। सेकंड नंबर आता है हमारा एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम।
एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है कि डीएनए को बीच में वो करता है, कट करता है। ये देखो, ये डीएनए को ये बीच में कट कर दिया, ये बीच में कट कर दिया। तो बीच में कट करने वाले डीएनए को बीच में कट करने वाले डीएनए के जो एंजाइम कट करते हैं उनको बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस। जो किनारों में कट करते हैं उसको बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस। अब हमको पता है इनके बीच क्या होते हैं, नाइट्रोजनी समच्छा, जैसे ए हो गया, थाइमिन हो गया, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, है ना, ये हो गया। अब सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, उसको पढ़ेगा। अब वो समझो बहुत खतरनाक है, ठीक है। तो इसको देखो, समझ लिए, कॉपी में लिख लो इसको जितना भी है ना। रिवीजन है ना, तो कॉपी में मत लिखो। अगर आप लोगों ने लेक्चर देखा है ना, तो आप लोग कॉपी में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, बस इस वीडियो को पूरा देख लेना, ठीक है। ये हमारा क्लेविंग एंजाइम है, ठीक है। ये भी हमारा क्लेविंग एंजाइम है ना, क्लेविंग एंजाइम। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अब देखिए, सबसे पहले आपको मैं छोटी सी बात एक को बता दूं। जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारे पास एक सेल है, ये सेल, इस सेल के अंदर एक ऐसा डीएनए है जो क्या करता है, जो करता है इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला डीएनए है। तो हमने सबसे पहले इसका ये जीन निकाल लिया। इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला जीन कितना है, समझो हमारा ये है इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला जीन, ठीक है, इंसुलिन प्रोड्यूस जीन। अब इस जीन को हमने क्या किया, इधर हमने लिया एक ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया कि ये किसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लाज्मिड डीएनए, ठीक है, प्लाज्मिड डीएनए। इसके अंदर अलग से भी डीएनए रहता है, ठीक है। गुणसूत्र के अतिरिक्त जो डीएनए पाया जाता है उसको बोलते हैं प्लाज्मिड डीएनए, ठीक है। तो इस प्लाज्मिड डीएनए को लिया, ये लिया, ये लिया। अब हमने इस डीएनए को कट किया, क्योंकि अब हम इस जीन को जोड़ेंगे ना, इसमें जीन की क्लोनिंग करेंगे ना, ये हमने इस डीएनए को कट कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों डीएनए को आपस में मिला दिया, किसकी मदद से, उसको बोलते हैं लाइगेज, फेबिक्विक, ठीक है, फेबिक्विक मदद से इसको मिलाया। तो ये डीएनए ये बन गया, ये जीन रिकॉम्बी वो था, इसके ऊपर चढ़ता क्लेविंग हुई थी। तो ये जो डीएनए बनता है, ये डीएनए क्या है, अब ये जीन इसके अंदर गया तो ये क्या करेगा, ये भी अब क्या प्रोड्यूस करेगा, ये भी अब इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा या नहीं, बताइए आप मुझे। इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा। तो इस डीएनए को, ये भी एक डीएनए है, इस डीएनए को हमने बोला रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या फिर बोलते हैं पुनर्योगज डीएनए। अब इस डीएनए को क्या करेंगे, बहुत ढेर सारी कोशिका के अंदर भेज देंगे। अब जब बहुत ढेर सारी कोशिका के अंदर भेजेंगे तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इंसुलिन प्रोडक्शन होगा। और जब इंसुलिन प्रोडक्शन होगा तो उसको शीशी में बंद करके मार्केट में बेच दिया जाएगा। तो ये जो डीएनए पुनर्योगज तकनीक है ना, पुनर्योगज डीएनए की क्रियाविधि, अभी हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पढ़ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा पहले ये समझते हैं कि पुनर्योगज डीएनए तकनीक की क्रियाविधि क्या है। तो ये है हमारी पुनर्योगज डीएनए तकनीक की क्रियाविधि, ठीक है। पुनर्योगज डीएनए तकनीक की क्रियाविधि है, ठीक है। इसको बनाओगे, इसको लिखोगे, समझोगे, ठीक है। जो पुनर्योगज डीएनए तकनीकी है ना, इसके 4 साधन होते हैं। क्या होते हैं, 4 साधन होते हैं, मतलब 4 स्टेप पर ये जो तकनीक है ना, 4 स्टेप पर ये कंप्लीट होती है। पहला स्टेप होता है वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान करना, ठीक है। वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान करना, है ना, यानी कि डीएनए में से ढूंढना पड़ता है कि कौन सा है ना वांछित अच्छा गुण वाला डीएनए है। फिर आता है दूसरा नंबर, वाहक अणु का चयन करना, ठीक है, कौन से अणु को हम लेकर जाएंगे, है ना, वेक्टर, किस वेक्टर में डाल के इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगे। फिर आता है पुनर्योगज डीएनए अणु का निर्माण करना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण करना। फिर आता है चौथा नंबर, पुनर्योगज डीएनए का पोषक कोशिका में स्थानांतरित करना, इस डीएनए का इस कोशिका में स्थानांतरित करना। ये होते 4 चरण, 4 स्टेप, ठीक है। क्या होता है, पुनर्योगज डीएनए तकनीक की क्रियाविधि। चलो इतना समझ गए, इसको मिटा दें। ये जो पढ़ा रहा हूं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेना, बोर्ड एग्जाम को लेकर के ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये चीज समझ लेना, समझते हुए चलना सब।
ऐसे ही बोल देता क्रिया विधि समझाओ, तो तुमको यही करना होगा, सारी चीज़ें चारों को लिखना होगा, इनके बारे में लिखना होगा कि इसको हम किस तरह करते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें तुम लोग लिख लोगे। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज हम लोग समझेंगे अब। ये थोड़ा सा कठिन टाइप का है, ठीक है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को ना कुछ विशेष अनुक्रमों पर काटता है। जैसे हमने आपको बताया था, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था वहां पे मैंने आपको बताया था पैलिंड्रोमिक अनुक्रम। क्या बताया था? पैलिंड्रोमिक अनुक्रम, है ना। पैलिंड्रोमिक बताया था ना, पैलिंड्रोमिक अनुक्रम ही लिख देता हूं, है ना, अनुक्रम। पैलिंड्रोमिक अनुक्रम क्या होते हैं कि इधर से जाने पर भी वही हो, जैसे NITIN, ठीक है। इधर से जाने पर NITIN, अब वापिस आने पर भी वही हो, NITIN। देख लो, इधर से जाने पर भी वही है, इधर से जाने पर वही है। इसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक अनुक्रम। जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज होता है, इसमें एक एंजाइम होता है, ठीक है। ये कई इसमें कई होते हैं ना, जैसे इसमें एक एंजाइम होता है, उसको बोलते हैं इको R1 एंजाइम। इको R1 एंजाइम क्या करता है? इको R1 एंजाइम एक विशेष अनुक्रम पर डीएनए को काट देता है, ठीक है। विशेष अनुक्रम पर, विशेष पैलिंड्रोमिक अनुक्रम पर, विशेष पैलिंड्रोमिक अनुक्रम पर डीएनए को काट देता है, और वो अनुक्रम होता है GAATTC, ठीक है। GAATTC। अब ये बताओ, डीएनए का एक कुंडलनी है, ये देखो, ये है यहाँ पे GAATTC, ठीक है। ये है आगे अपना जो भी है, ठीक है, समझना। अब इस डीएनए के फिर वही अनुक्रम में पीछे आओ, चलो पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ, चलो। ग्वानिन के साथ कौन जुड़ता है? ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ ग्वानिन जुड़ता है, ठीक है। थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ एडेनिन, फिर इसके साथ एडेनिन, फिर इसके साथ थाइमिन, फिर इसके साथ थाइमिन, ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन। इधर से जाओ, GAATTC, इधर से फिर वापस आओ, GAATTC। तो ये क्या करता है? जो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, उसको ये इसी जगह से ये इसको कट करके अलग कर देता है, बस। ये देखो, इतना अलग हो जाएगा, इतना अलग करो। हमारा ये हुआ हमारा G, ये हुआ ट्रिपल बॉन्ड C। अब नीचे का लो, क्या होगा नीचे का? नीचे का होगा T, है ना। फिर बनाओ इधर TTAA, इधर का ले जाओ, इधर का क्या है? इधर GC, ट्रिपल बॉन्ड। आगे का कितना है? T, फिर A और A। ये देखो, ये डीएनए कट हो गया, और ये जो कट डीएनए है ना, ये स्पेसिफिक जीन है। क्या है? ये एक जीन है, और इसी जीन को क्या करते हैं? मिला करके जोड़ देते हैं, ठीक है। डीएनए इसी अनुक्रम पर काटता है, ठीक है। GAATTC, जो इको R1 होता है ना, वो इसी अनुक्रम पर काटता है, ठीक है, इको R1। और भी एंजाइम होते हैं जिनको बोलते हैं आपका हिंड फर्स्ट हो गया, है ना, हिंड सेकंड हो गया, हिंड थर्ड हो गया। हिंड सेकंड की सबसे पहले खोज हुई थी, है ना, उसकी खोज किए थे नेथॉन्स और स्मिथ ने, ठीक है। आणविक कैंची रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की खोज की थी किसने? आर्बर ने किया था। ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। तो ये क्या करता है? देखो, इको R1 को हमने इस डीएनए पर डाला, इस पे डाला, तो ये जीन मिला। ये जीन हमको क्या मिला? ये जीन हमको मिला इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन। ये जीन हमको इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है। फिर हमने एक बैक्टीरिया की कोशिका पर, बैक्टीरिया के प्लाज्मिड पर भी इस डीएनए को डाला, तो ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यानी कि जो इको R1 है ना, वो भी इसको ऐसी जगह पर ही काटेगा जहां पर GAATTC के अनुक्रम हो। तो ये देखो, ये इसको काट दिया, ये देखो इतने बार। फिर उसका जीन मिला ये वाला, फिर इसको मिला करके बना दिए। ये हो गया हमारा
कॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, खाली इसको समझ लो, इतना समझ गए ना, अब भूल जाओ भूल का मतलब इसे भूल जाओ। अब कॉपी में देख लो, कॉपी में जितना लिख लो, अपने मन से लिखो इसकी डिफिनीशन, अपने मन से समझो, यही है बायोटेक्नोलॉजी। सिर्फ इसी एंजाइम की खोज की वजह से, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की खोज की वजह से ही हम लोग बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ते हैं। यदि ये एंजाइम ना खोजा गया होता, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम ना खोजा गया होता, तो आज बायोटेक्नोलॉजी का नामो निशान ना होता, आज हमको बायोटेक्नोलॉजी ना पढ़नी पड़ती, ऐसे हम लोग सो रहे होते, है ना, फालतू में बायोटेक्नोलॉजी ना पढ़ते। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी यार पता है काफी अच्छा विषय है, समझो टेक्निक समझो। हमारे कोशिका से न्यूक्लियस में, डीएनए में घुस करके जीन को निकाल लिया। और आपको बता दें एक बहुत अच्छी बात, ठीक है, किसी से बताना मत, कोशिका के डीएनए के जीन में ना लिखा रहता है कि हमको कब क्या होने वाला है, कौन सी बीमारी होने वाली है, हमारा शरीर किस तरह से रिएक्ट करने वाला है, सब लिखा होता है उसमें, सब। अगर हमको कैंसर होने वाला होता है ना, तो कोशिका के क्षारों का अनुक्रम बदल जाता है ना। लेकिन अब इतना हाईटेक हम लोग नहीं है कि उनके क्षारों का अनुक्रम जाकर के पकड़ लें, जाकर के देख लें। अगर हम उनके क्षारों का अनुक्रम देख लें ना, तो हमें पता चल जाएगा कि हमको इतने साल बाद कैंसर हो जाएगा। इसलिए कैंसर का इलाज ना अब संभव हो जाएगा कुछ दिनों बाद, देखना वैज्ञानिक बहुत ज़्यादा खोज में लगे हैं, अब बहुत जल्द ही देखना इलाज कैंसर का संभव हो जाएगा। ठीक है, चलो, ये क्षारों का अनुक्रम है तो सब मेन खेल खेलता है ना। यहीं से एक अनुक्रम ये खराब हो गया ना, सोचो पूरी शरीर खराब कर देगा, कोई अंगों नहीं बनाएगा, हथवा नहीं बनाएगा, हथवा कहीं काम नहीं करेगा, है ना। समझ लो हमारा शरीर एक गाड़ी के इंजन, गाड़ी के इंजन का अगर एक छोटी सी वायर भी कट है ना, सही से काम नहीं करेगा, चलेगा नहीं वो, है ना। तो चलो ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए, इतना मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, और यदि आपको और क्लास 12th के वीडियो चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन आपके प्लेलिस्ट पर अपलोड है। हमारा जो दूसरा चैनल है बायो वन मोटिवेशन, आप लोग उसका सपोर्ट करेंगे। और यदि आपको हमसे बात करनी है तो हमने एक वीडियो में सबसे बड़ी खुशखबरी में आपको अपना नंबर, ऑफिशियल नंबर हमने दे दिया है। ठीक है, वहाँ पर जाकर के आप लोग हमसे बात कर सकते हैं, और नहीं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दी गई है। तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।